जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालिबान का कंप्लीट एनालिसिस और एक हिंदू पुजारी ने कैसे अपने बयान से तहलका मचा दिया है। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान है क्या। तो तालिबान आंदोलन या तालिबान संगठन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी छात्र, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन नहीं है। अब ये 1994 में क्यों विकसित हुआ या कह सकते हैं क्यों उभरा। 1994 के आसपास अफगानिस्तान में सोवियत संघ या कह सकते रसिया का प्रभाव था, जिससे छुटकारा पाने के लिए यह संगठन उभरा और इसका उद्देश्य था कि विदेशी ताकतों को हटाकर यहां पर शरिया कानून लाया जाए, इस्लाम को स्थापित किया जाए, जिसका वहां के लोगों को सहयोग भी मिला और जिसकी वजह से उभरता चला गया। अब पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका और रूस की कभी बनती नहीं है। अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और उस समय इस तालिबान को सहायता दी और खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद 1996 में तालिबान इसी नारे के साथ अफगानिस्तान की सत्ता में आया, यानी 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में राज किया। जब इसने राज किया तो वहां पे अपने वादे के उलट काम करने शुरू कर दिए, यानी पूर्ण रूप से शरिया कानून वहां पे लगा दिया। औरतें निकलती थी तो पूरे बुरखे में निकलती थी, अगर उनका कोई भी एक अंग दिख जाए तो उसी अंग पर कोड़े मारे जाते थे। और औरतों को 12 साल के बाद पढ़ाई करने की मना थी, बाहर जाने की मना थी, काम करने की मना थी, यानी किसी भी तरह से वो बाहर नहीं जा सकती थी। यानी औरतों के साथ पूर्णतः अत्याचार शुरू हो गए और अपने क्रूरता के सारे काम तालिबान ने करने शुरू कर दिए। अब इसी बीच हुआ क्या, तालिबान का संबंध आतंकवादी संगठनों से होने लगा, या कह सकते हैं तालिबान भी एक आतंकवादी संगठन था। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण आप सभी को देते हैं। ये एयर इंडिया का विमान है, यानी ये जो प्लेन है वो एयर इंडिया का है। आप सभी को तस्वीर याद होगी, दिसंबर 1999 की बात है। इसका नाम है IC-814। इसे हाईजैक करके ले जाया गया अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के शहर कंधार में ले जाने के बाद भारत की जेल में बंद था एक आतंकवादी जिसका नाम है मसूद अजहर। इसे रिहाई के लिए मांग की गई और इसकी रिहाई हो भी गई। यानी भारत के लिए मसूद अजहर और उसका संगठन जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन था और उसकी सहायता करने वाला तालिबान भी आतंकवादी संगठन बन गया। और जब ये छुट के गया वहां पर कंधार में, तो ये विश्वास मानिए कि तालिबान के नेता और ये जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे और इस जैसे मोहम्मद के प्रमुख का पाकिस्तान में खूब स्वागत हुआ था और भारत के खिलाफ खूब नारे लगे थे। तो ये तो इसका एक वाक्य था भारत के साथ, इसीलिए भारत ने तालिबान को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था और रूस ने भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था तालिबान को। आगे बात करते हैं। जब ये और आगे बढ़े तो तालिबान की दोस्ती हो गई अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन से। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की जो ये टावर है, 2001 की बात है, 9/11/2001 में यूएसए की टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक प्लेन से हमला कर दिया, या कह सकते हैं आतंकवादी विस्फोट वहां पे कर दिया, आतंकवादी अटैक कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ओसामा बिन लादेन की तलाश में घूमने लगा और वह तलाश करते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच गया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ था तोरा मोरा की गुफाओं में। अब तोरा मोरा की गुफाओं में छुपा था, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पता किया और वहीं वो पहुंच गए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से पूछा क्या ओसामा बिन लादेन है, उसने मना कर दिया, लेकिन अमेरिका उसे ढूंढती रही और इसी बात को लेकर वो तालिबान से भी अनबन हो गई, जिसके लिए उसने तालिबान पर भी हमला कर दिया अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने। 2002 में अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बना दी और एक लोकतांत्रिक सरकार से चुने हुए प्रेसिडेंट को वहां पर बना दिया, जिसका निर्णय यह हुआ कि वहां की महिलाएं पढ़ने जाने लगी, उनसे पाबंदियां हटाई गई और वह काम कर सकती थी, पढ़ सकती थी, आगे बढ़ सकती थी। यानी महिलाओं के लिए और वहां के नागरिकों के लिए एक ये अच्छा कदम साबित हुआ। आगे बात करते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से क्रम में क्या कर रहे थे और क्या इनसे प्रभाव था। तो अब आपको मैं बताता हूं, ये जो लादेन थे ये भाग के छुप गए थे पाकिस्तान के शहरों में। ये पाकिस्तान में छुप गए थे, लेकिन ये बात पता लगी किसे, ओबामा को, बराक ओबामा को ये बात पता लगी, तो उन्होंने पाकिस्तान पर प्रभाव बनाया, एक प्रभाव दिया, दबाव दिया यहाँ की खुफिया एजेंसी पर, और इसे पूछा कि लादेन कहां पर है। जब इन्होंने नहीं बताया तो युद्ध का भी दबाव दिया कि अटैक आप पे भी होगा, हमला आप पे भी होगा। तो इस दबाव में आकर लादेन का पता बताया कि हमारे शहर एबटाबाद में है। तो इन्होंने जाकर एबटाबाद में, अमेरिका ने जाकर इस लादेन को वहीं पर मार दिया। उसके बाद इन्होंने जो तालिबान का एक प्रमुख था जिसका नाम था अब्दुल गनी बरादर, इसे जेल में बंद करा दिया। लेकिन ओबामा के बाद आए डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर सवार हो गया शांति का समझौता कराने का एक भूत, और उसी शांति समझौते के भूत ने अमेरिका का पतन कराना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से पूछा भाई आतंकवादियों से संबंध है, पाकिस्तान ने मना कर दिया बिल्कुल संबंध नहीं, लेकिन खुफिया एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान का अभी भी संबंध है किससे, आतंकवादियों से। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की 15,000 करोड़ की सहायता रोक दी, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और बदला लेने के लिए उसने तालिबानियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन और गुजरे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता किया, आप सभी को पता होगा, ये तो हाल ही की बात है, जिसे दोहा शांति समझौता कहते हैं। ये जो समझौता किया, ये तालिबान के साथ अमेरिका का समझौता किया गया है। यानी आज जो हो रहा है उसकी कहानी थोड़े पहले ही लिखी जा चुकी थी। अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया था, शांति समझौता। इस समझौते में हुआ क्या था, दोहा के अंदर, कतर की राजधानी दोहा के अंदर अमेरिका के अधिकारी और तालिबान के अधिकारी बैठने के बाद एक समझौता हुआ कि हमारे जो 5,000 लड़ाके हैं अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें बाहर निकालेंगे। इसके बदले हम जो अमेरिका के सैनिक हैं उन पर हमला करना बंद कर देंगे। ये समझौता हुआ, और इसी समझौते के तहत अब्दुल गनी बरादर को जेल से भी रिहा कराया। किसने, इस अमेरिका ने ही। अब ये भी रिहा हो गए, 5,000 लड़ाके भी रिहा हो गए अफगानिस्तान की जेल से। अफगानिस्तान सरकार ने इसके लिए मना भी किया था, लेकिन अफगानिस्तान सरकार पर अमेरिका का इतना दबाव था कि उन्हें 5,000 लड़ाके छोड़ने पड़े। 5,000 लड़ाके वहां से छोड़ दिए और ये भी वहां से आ गए, और उसके बाद 5,000 लड़ाकों ने अफगान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। उसके बाद ये आए, और ये तो बिल्कुल, ये बुढ़ऊ तो ये मानिए कि बिल्कुल सटिया ही गया है। इस बुढ़ऊ ने आके घोषणा कर दी कि हम अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहे हैं। और जैसे इन्होंने घोषणा की तो ये तालिबान के 5 प्रमुख चेहरे पूर्ण रूप से एक्शन में आ गए अपने 5,000 लड़ाकों के साथ। इन्होंने नेटवर्क फैलाना स्टार्ट कर दिया, यानी भर्ती करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान से बात करनी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान ने यहां पर अपने लड़ाके तालिबान के बेस में भी भेजे, और उसके बाद और भी इन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, सहायता दी। ये जो 5 प्रमुख चेहरे हैं वो ये हैं। तालिबान का आधिकारिक प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब ये संभालते हैं, यानी तालिबान अब आधुनिक हो गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। आगे बात करते हैं हैब्तुल्लाह अखुंजादा, तालिबान में राजनीति से जुड़े मामले यही देखते हैं। आगे बात करते हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, तालिबानी सेना और सभी ऑपरेशन का कमांडर यही है। इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन टारगेट। ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशन टारगेट इन्होंने चला दिया। ये क्यों चलाया कि इनके पास एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स है, तो इन्होंने एयरफोर्स के जो पायलट थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। 9 पायलटों की हत्या की गई टारगेट करके, और कुछों से समझौता किया गया, जिसके तहत अफगानिस्तान की एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने टारगेट ऑपरेशन चलाकर। और जो अगला नाम है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान की स्थापना के समय से जुड़े हैं और यही इनके इस समय प्रमुख भी माने जाते हैं। उसके बाद नाम आता है सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और ये और भी नेटवर्क यहां पर जोड़ता है। तो इस समय बात करें, जो अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाके वो 75 से 80 हजार है अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार। उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी अफगानी सेना को वो है 3 लाख, यानी अफगानी आर्मी है 3 लाख,
और जो तालिबान के लड़ाके हैं 75 से 80 हजार हैं, इसीलिए तालिबान कब्जा नहीं कर सकता है अफगानिस्तान पर। और जो सेना को हमने ट्रेनिंग दी है, जिस पर 88 मिलियन डॉलर हमने खर्च किए हैं, आधुनिक हथियार दिए हैं, एयरफोर्स है, वो हार नहीं सकती तालिबान से। और अगर हारती भी है तो लगभग 3 से 4 महीनों में तालिबान कब्जा कर पाएगा, ये कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यानी जो बाइडेन ने, जो कि बिल्कुल झूठ निकला, एकदम झूठ निकला। इन्होंने 90 दिन की बजाय कब्जा करने में मात्र 9 से 10 दिन ही लगाए। आइए आपको कहानी बताते हैं, शुरू कहां से हुई, बाजी किस तरह से पलटी। 14 अप्रैल अमेरिका ने सेना बुलाने का ऐलान कर दिया। 1 मई अमेरिका सेना लौटनी शुरू हुई। 4 मई तालिबान ने अफगान सेना पर हमले तेज कर दिए। यानी अब अमेरिकी सैनिकों पर हमला नहीं है, हमला किस पर है, अपने ही नागरिक या अफगानी आर्मी पर ही हमला शुरू हो गया है। 7 जून तालिबान अफगान के बीच लड़ाई और 26 प्रांतों तक पहुंचा तालिबान। 22 जून को उत्तर अफगानिस्तान में तालिबान के हमले तेज हो गए। यानी जो इसका गढ़ है वो दक्षिण अफगानिस्तान है, लेकिन अब ये कहां पहुंच गया, उत्तर अफगानिस्तान में भी पहुंच गया। 22 जून को उत्तर अफगानिस्तान में तालिबान के हमले और तेज हो गए और 2 जुलाई को अमेरिका ने अपने मुख्य बेस बड़गाम से सैनिकों को बुला लिया। यानी अमेरिका लगातार सैनिक बुलाता जा रहा है। तो ये कह सकते हैं दोनों का ये जो एग्रीमेंट हुआ है कतर की राजधानी दोहा में, ये सब उसी की सोची समझी प्लानिंग है। 21 जुलाई को तालिबान का अफगानिस्तान के 18 से ज्यादा जिलों पर कब्जा। 12 अगस्त को बड़े शहर गजनी, हेरात, कंधार में तालिबान का कब्जा हो गया। आगे बात करते हैं, 14 अगस्त को अफगानिस्तान के एक बड़े शहर मजार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। 14 अगस्त को अफगानिस्तान के 34 में से 25 प्रांतों पर कब्जा हो गया। 15 अगस्त को काबुल और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा और 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अबे चाचा कुछ तो शर्म करो, देश छोड़ के भाग गए। इनकी उम्र 70 से 72 है। 70-72 में अब ये कितने जिएंगे, 2-4 साल 5 साल जी लेंगे। इससे बढ़िया ये लड़ाई करके शहीद हो जाते। एक अच्छा मौका आया था जिंदगी में शहीद होने का, शहीदों की लिस्ट में नाम लिखवाने का, लेकिन ये देश छोड़ के भाग गए, अपने नागरिकों को छोड़कर ही भाग गए। ऐसे राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। तो इस तरह से पूरी बाजी पलट गई अफगानिस्तान के अंदर। अब आगे बात करते हैं। देखिए अशरफ गनी, ये उनकी सेना और सेना की गाड़ियों पर पत्थर जूते मारते हुए लोग। अब ये क्या दृश्य है मैं आपको बताता हूं। अशरफ गनी छोड़ के भागे, सेना प्रमुख ने समझौता कर लिया या कह सकते हैं कि झुक गए तालिबान के सामने। ये जो सेना है ये 3 लाख बताई जाती है, कागजों में 3 लाख सेना है। ये करप्शन का, यानी अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसका भी एक्सपोज हो गया। यानी भर्ती करते थे 10 लोग, दिखाते थे 50 लोग, और पैसा कहां से लेते थे, अमेरिका से लेते थे। यानी 3 लाख काउंटिंग में थे, कागजों में कितने थे, 3 लाख, लेकिन वास्तव में 3 लाख नहीं थे। यानी ये सेना मनोबल से ही हार गई। और जब ये हार के पीछे भाग रहे थे तो वहां के गुस्साए हुए लोग इन पर जूते और पत्थर मार रहे थे। उसका कारण यह था कि जब आपके पास इतने आधुनिक हथियार हैं, आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास फाइटर जेट है, बम बरसा सकते हैं, और तालिबान मात्र 75,000 लड़ाके हैं उनके पास, और उनके पास खटारा वाहन है, और केवल वो नीचे से नीचे ही मार सकते हैं, मशीन गन वगैरह है, रॉकेट लॉन्चर है, और उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई विमान आए, प्लेन आए या फाइटर जेट आए, उनके ऊपर बम गिरा के चला जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी अफगान आर्मी हार गई इनके सामने, जिससे गुस्साए लोग इन पर जूते और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आगे जानते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ा। 3 करोड़ 80 लाख पूरी जनसंख्या है अफगानिस्तान की, जिसमें से जो ज्यादा बुरी हालत है वो है महिलाओं की। 1.85 यानी 1 करोड़ 85 लाख वहां पर महिला हैं, और महिलाओं के ट्विटर पर, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया पर कमेंट भी आने शुरू हो गए कि पूरी दुनिया शांत ना बैठे, हमारे लिए काम करे। तालिबान जो कि 90 के दशक का तालिबान था वो फिर से वापस आ गया है। यानी महिलाओं के लिए जो अत्याचार थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण भी आपको बता देता हूं। हाल ही में तालिबान का फरमान आ चुका है कि 12 से ऊपर की जो महिलाएं हैं और 45 तक की महिलाएं, उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी, यानी सभी से लिस्ट मांगनी शुरू कर दी है इन महिलाओं की। यानी इन महिलाओं में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा था वो फिर घट जाएगा। जो इनकी थोड़ी आजादी आई थी, काम कर सकती थी,
वो फिर बेकार हो जाएगा। एक तरह से इनका जीवन दोबारा से अंधकार में चला जाएगा और इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी के बीच लोग ढूंढ रहे हैं यूएन को कि यूएन कहाँ है, क्योंकि सबका हितैषी कौन बनता है, यूएन बनता है। मानव अधिकारों का हितैषी कौन बनता है, यूएन बनता है। अब देखते हैं ये यूएन, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि गुमनाम ही हो गए भैया, गुमनाम हो गए। ये केवल एक बयान जारी कर रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में भारत अध्यक्ष बना हुआ है, उसमें ये एंटोनियो गुटेरस जो कि अध्यक्ष है, महासचिव हैं यूएन के, ये बयान जारी कर रहे हैं। यूएनएससी का आदेश, तालिबान तुरंत हिंसा रोके। अरे भाई हिंसा तो अब शुरू करिए, ये बयान देने का समय नहीं है, ये बयान देने का समय नहीं है। अपनी पीस कीपिंग आर्मी भेजिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खदेड़ दीजिए, ये उसका समय है। लेकिन यूएन एकदम से रद्दी संस्था है, इसके बस की कोई काम नहीं है। आंख बंद करके महिलाओं पर अत्याचार, वहां के नागरिक पर अत्याचार ये देख रहे हैं। आगे बात करते हैं इसकी जो पीस कीपिंग आर्मी, आप अचंभित रह जाएंगे। 12, अगर विश्व की बात करें तो 12 जगह 12 देशों में इसकी पीस कीपिंग आर्मी लगी हुई है और जम्मू कश्मीर में भी यूएन की पीस कीपिंग आर्मी है। एक टोली कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आ रखी है। यानी यहाँ पे असुरक्षा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे तो केवल भंडारा चल रहा है इनकी तरफ से। तो ये है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी। इनसे तो कहीं के तो लगता है कि पढ़े लिखे ही नहीं है बिल्कुल। इन्होंने क्या करे, अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अरे भाई गुलामी किसकी, अन्य देश को मार रहे हैं? नहीं। अन्य देश के नागरिकों को मार रहे हैं अफगानिस्तान के लोग? नहीं। ये तो खुद अफगानिस्तान के लोग और वहां की महिलाएं भाग रहे हैं बच बच कर, वही ट्वीट कर रहे हैं। यानी जो लड़ाके हैं जो मार रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को ही मार रहे हैं, महिलाओं पर ही अत्याचार कर रहे हैं। और जब अपने लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं तो भाई कैसी आजादी? आजादी किसकी होती है? आम जन की आजादी होती है। और आम जन वहां पे परेशान है, कह रहा है कि हम पे अत्याचार हो रहा है। अफगानी नागरिक जान बचाने के लिए हवाई जहाजों पर लटक रहे हैं और ऊपर से गिर रहे हैं। हवाई जहाज के पहिए में छोड़ा तो गैप होता है, उसमें भी घुस रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ये पता नहीं कहां का ज्ञान है। एक बच्चे को भी शर्म आ गई इसके बयान से सुन के कि क्या बयान है, समझ में नहीं आता, क्या बताता है, क्या कहता है। गुलामी की जंजीर, कहां से गुलामी की जंजीर तोड़ी? अमेरिका के नागरिक पर कोई, अमेरिका के जो सैनिक है उन पर कोई भी एक भी हमला नहीं है। जो पूरा का पूरा हमला है अफगानी आर्मी और अफगानी सरकार पर ही है। तो चलिए इनका तो कहना ही क्या। आगे बढ़ते हैं। ये जो हिंदू पंडित है, यानी ये जो राजेश कुमार है, काबुल में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है रतन नाजी मंदिर। इसके जो ये पुजारी हैं अपने बयान से पूरे चर्चाओं में आ गए हैं। इन पुजारियों ने घोषणा की है कि मैं इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तालिबान कुछ भी कर ले। ये इन्होंने एक और बयान जारी किया है, सुनिए जरा बड़े ध्यान से। क्या क्या कहा है इस हिंदू पुजारी ने। कुछ हिंदुओं ने मुझसे काबुल छोड़ने का आग्रह किया और मेरी यात्रा तथा ठहरने की व्यवस्था करने की पेशकश की, लेकिन मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की है। यानी मैं ये मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूं। यानी ये अपना कर्तव्य दिखाए, यानी मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अफगानी नागरिकों की बात करूं, उन्हें छोड़कर भागना नहीं चाहिए। 70 से 75 80 हजार लड़ाके हैं, उनका सामना करना चाहिए। और अशरफ गनी जो देश छोड़कर भागे, उन्हें भी भागना नहीं चाहिए। अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाकर लड़ना चाहिए था। हो सकता है स्थिति कुछ उलट हो जाती। तो ये थी सारी जानकारी तालिबान के बारे में। एक एक विश्लेषण मैंने आप सभी को बताया। उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।